जो वीडियो देख रहा है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और फिर एकदम से हुमा बाजी पीछे हो गई और जैसे ही वो पीछे हुई तो उसी लम्हे उसको झटका लगा क्योंकि काम हो चुका था। फिर क्या था, मैं तजर्बा हासिल करने लगा। वो बोली, भाई आराम से तजर्बा हासिल करें, अगर हमारी आवाज़ किसी ने सुन ली तो बदनामी होगी। मैंने कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। वो बोली, लेकिन वो आपके जैसा नहीं है। मैं तो तुम्हें बच्चा ही समझती थी, लेकिन तुम तो इंसान नहीं, गधे हो। हुमा अभी भी बाल्टी पकड़कर बैठी हुई थी और मैं भी उसी अंदाज में उसके पीछे बैठा भैंस का दूध निकाल रहा था और साथ साथ तजर्बा हासिल कर रहा था। लेकिन ऐसे तजर्बा हासिल करने में मुश्किल हो रही थी। मैंने हुमा से कहा कि मैं एक ही काम कर सकता हूँ, तो वो बोली, पहले तजर्बा हासिल कर लो। और फिर क्या था, मैं पूरी तरह तजर्बा हासिल करने लगा। हमारा कुत्ता डब्बू हमें तजर्बा हासिल करते हुए देख रहा था। हुमा बोली, सॉरी भाई, डब्बू को ये आदत एमन ने डाली है। मैंने कहा, एमन के अंदर भी बहुत जूस है, जो फराज के बस की बात नहीं कि वो उसको संभाल सके। हुमा बोली, भाई एक डंपर स्पीड इंसान के लिए हर नसीहत और तसल्ली बेकार है। अगर कोई चीज़ उसे हरा सकती है तो वो है मनपसंद शख्स का उसके साथ रहना। शायद वो तुझे मौका दे दे। मैं बोला, इसमें तुम्हारा बहुत किरदार होगा जो तुम करोगी। तो हुमा बोली, ये हसीना आज से तुम्हारी गुलाम है। मैंने कहा, क्या ख्याल है? तो वो बोली, भाई जैसा आप चाहें। तो वो मुस्कुराकर मेरे कान में बोली, भाई आप वाकई गधे हैं, क्या बहन को जान से मारने का इरादा है? मैं उसका बाजू पकड़कर चारपाई की तरफ ले जाते हुए बोला, इस काम से भी भला कोई मरता है? अब नखरे मत करें, अपने छोटे भाई का भी कुछ सोचें। हुमा मुस्कुराते हुए बोली, मैं नखरा नहीं कर रही, मैंने तो आपको तजर्बा दे दिया है। और फिर मैंने तजर्बा हासिल करते हुए जूलियट के बारे में सब कुछ बता दिया। तो वो बोली, भाई वो तो बहुत कोमल थी। तजर्बा हासिल करने के बाद वो बाल्टी उठाकर मेरे आगे आगे घर की तरफ इशारा करते हुए चल पड़ी। हम लोग घर आए तो सोहा खाना खा रही थी और एमन टीवी देख रही थी। हम दोनों नहाकर फ्रेश हुए और हमने खाना खाया और तो फिर अपनी रूम में चले गए। एमन फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। वो रूम में दाखिल हुई और सोफे पर बैठ गई। उसके बाद हुमा भी रूम में दाखिल हुई। हुमा ने लुड्डू बेड पर रख दी और बोली, भाई चलें, आज कुछ देर लुड्डो खेलते हैं। मैं बोला, ठीक है। हुमा बोली, चलें कोई शर्त लगाते हैं। मैं बोला, शर्त क्या लगानी है, वैसे ही खेलते हैं। तो एमन बोली, चलें लगाएं शर्त। मैं बोला, बताएं फिर क्या शर्त लगानी है। तो एमन बोली, जो हार गया वो 2 लीटर की बोतल मंगवाएगा। मैं बोला, डन हो गया। हम लोग बेड पर बैठ गए। हमें खेलते देखकर सोहा और रूबी भी आ गईं। वो भी तो खेलने की जिद कर रही थी, मगर एमन ने ये कहा, ये हमारा मैच है, अगली बारी तुम लोग भी शामिल हो जाना। सोहा ने जब सुना तो वो मुंह बसूरते हुए सोफे पर बैठ गई। एमन बोली, ओपनिंग मैं करूंगी। तो हुमा बोली, जी नहीं, हमारे सामने नवाबजादा बैठा है, वो मर्द है, वही ओपनिंग करेगा। एमन बोली, मर्द ही क्यों ओपन करे, औरत भी तो कर सकती है। तो मेरी तीनों बहनें हंसने लगीं। उनको हंसते देखकर एमन नर्वस हो गई और बोली, क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया? सोहा बोली, गलत ही तो कहा है, भला तुम किधर से औरत बन गई, तुम तो अभी लड़की हो। सोहा की बात सुनकर हम सारे फिर हंसने लगे। सोहा की जहानत को दाद देने लगे। लूडो स्टार ने शुरू किया तो उसे 6 का हिंसा मिला। ये लूडो स्टार थी एमन। उसने अपनी गोटी निकालकर क्रॉस पर लगा दी और फिर उसने बारी लेते हुए 4 पॉइंट हासिल कर लिए और अपनी गोटी को आगे बढ़ाने लगी। उसकी शुरुआत में 6 पाकर खुशी दीदनी थी। वो हमें वार्निंग देते हुए बोली, आज यहाँ बोतल नवाबजादा पिलाएगा या फिर हुमा पिलाएगी। हुमा बोली, ठीक है, बोतल मैं पिला दूंगी और तुम दूध पिला देना। ये बात उसने धीरे से कही थी, मगर मुझे सब सुनाई दिया था। खैर, हमारी नोकझोंक जारी थी। खेल अब दिलचस्प मोड़ पर आ गया था, क्योंकि मेरे सामने एमन की गोटी थी और उसके पीछे हुमा की थी और इन दोनों के पीछे मैं था। मैं अगर 2 लूं तो हुमा की गोटी मार देता, 4 स्कोर करूं तो फिर मैं एमन की गोटी मार सकता था। मैं अपनी चाल चल रहा था।
मेरी नज़र हुमा की गोटी पर थी। उसने भी मुझे देख लिया था। वो मुझे बोली, भाई प्लीज़ मेरी मत मारना, एमन की मार दो, ये बड़ी घमंडी है। एमन मुंह बसोड़ते हुए बोली, देखो नवाबजादे, तुम अपनी बहन को छोड़कर अगर मेरी मारोगे तो ये चीटिंग होगी। अपना नेचुरल गेम खेलो और हुमा की गोटी मार दो। सोहा बोली, नहीं भाई तुम एमन की ही मारो, ये बड़ी बातें करती है। मैंने जैसे ही चाल चली तो 4 स्कोर आए तो मैंने झट से एमन की गोटी मार दी। वो तो रोने वाली हो गई। मैं बोला, रिलैक्स यार, जस्ट गेम यार। वो बोली, तुम अपनी बहन की भी मार सकते थे, मेरी क्यों मारी? मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। वो गोटी का नहीं, मारने मरवाने का नाम ले रही थी। अब मेरे आगे हुमा थी। वो निकल गई थी और उसने फिर हमें चांस नहीं दिया और गेम जीत गई। और एमन हार गई और रोने वाली हो गई थी। जैसे भारत की टीम हार कर मुंह बना लेती है, ऐसे ही एमन ने मुंह बना लिया था। तब हुमा बोली, जनाब उठें, बोतल मंगवाएं, तुम हार चुकी हो। तो उसने अपनी कमीज से 50 रुपए निकाले और मुझे बोली, ये लें, बड़ी बोतल ले आएं, मैं तुम लोगों को कल देखूंगी। मैं बाहर चला गया और गामा पहलवान की शॉप से बड़ी बोतल ले आया, जिसे पीकर एमन ने सोहा और रूबी को चैलेंज कर दिया और उनका खेल शुरू हो गया, जबकि मैं सो गया। हम लोग खेतों में घास निकाल रहे थे। सुबह सुबह का वक्त था। दरख्तों पर परिंदे चहक रहे थे और कोयल की कूक माहौल में अपनी सुरूर बिखेर रही थी। मैंने जब से काश्तकारी शुरू की थी, तभी पहली फुर्सत में अपनी ज़मीन के खाले बनने से तमाम फैंसी पौधे निकलवा दिए थे और उनकी जगह फलदार पौधे लगाए थे, जिसमें अमरूद, माल्टा, लीमू, ग्रेपफ्रूट, अनार और जामुन जैसे दरख्त शामिल थे। यही वजह थी कि हमारे खेतों में हर तरह के फल मिलते, जिन्हें खाने को परिंदे हमा वक्त मौजूद रहते। मैं घास काट रहा था कि हमारे खेतों में एक प्राडो गाड़ी आकर रुकी। मैंने देखा तो उसमें से बड़ी बड़ी मूंछों वाले गनमैन, जिन्होंने गन पकड़ी हुई थी, मेरी तरफ ही आ रहे थे। पहले तो मैं बहुत डर गया, मगर फिर मैं अपने हवास पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा वो उन चीज़ों से बीमार होता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती हैं। तभी तो अब्दुल वदूद कुरैशी कह गए हैं, जो बातें पी गया था मैं, वो बातें खा गई मुझको। सामने एक बंदा सफ़ेद सूट में मलबूस था। ऊपर से उसने काला कोट पहना हुआ था, काला चश्मा लगाया हुआ था। वो मेरे पास आकर रुक गया और मुझे टुकुर टुकुर देखने लगा। अपने खेतों में मौजूद परीशे और उसकी माँ भी मुझे देख रही थी। उन्हें देखकर मुझे लगा कि ये फरहान ने ही बंदे भेजे होंगे मुझे धमकाने के लिए। खैर, वो सफ़ेद सूट वाला बंदा मुझे बोला, पुत्र मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? तो मैंने सलाम किया और बोला, नहीं जनाब, मैंने आप लोगों को नहीं पहचाना, अपना तारुफ खुद ही करवा दें तो बेहतर है। वो बंदा बोला, मेरा नाम सरदार बहराम खान है, मैं आपके वालिद का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। मैं बोला, चलें बैठ के बात करते हैं। मैं उन्हें डेरे पर मौजूद चारपाइयों पर बैठने को बोला तो वो लोग बैठ गए और उन्हें देखकर साहिर और उसके पापा भी आ गए, वो भी बैठ गए। मैं घर में चाय का बोल कर आया सदफ को और उनके पास बैठ गया। कुछ ही देर में चाय तैयार हो गई, जिसे नोश फरमाकर वो बंदा बहराम खान बोला, बेटा तुम इमरान हो ना, जिसका नाम नवाबजादा है? मैंने कहा, जी अंकल मैं वही हूँ। तो वो बोले, बेटा ये बात आज से 7 साल पहले की है, जब मैं गांव तुम्हारे बाप से मिलने आया था। उस वक्त मैं सियासत में था। फिर मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा और मैं जीत गया। उसके बाद मैंने मसरूफ़ होने की वजह से गांव का दौरा नहीं किया। आज आपके बाप का शहर में आपके अंकल लियाकत ने बताया कि वो अब दुनिया में नहीं रहे, तो मैं आप लोगों की खबरगिरी करने चला आया। मैं बोला, बहुत शुक्रिया जनाब, जो आपने पापा से दोस्ती निभाते हुए हमारी खबरगिरी की। बहराम खान, बेटा कोई हमारे लिए खिदमत हो तो बता देना, हम अभी अपने शहर में ही होता है। असेंबली हम सोमवार और मंगल को ही जाता है। मैं बोला, जनाब बहुत शुक्रिया। बहराम खान, बेटा आज से 7 साल पहले आपके बाप से कुछ पैसे लिए थे मैंने, जो बतौर अमानत मेरे पास थे। आज फुर्सत मिली है तो सोचा ये पैसे मैं खुद तुम्हारे हवाले कर दूं। बहराम खान ने एक थैली में कुछ पैसे मुझे दिए और साथ ही अपना कार्ड भी मुझे दिया और चले गए। जाते वक्त बहराम खान फिर बोल गए, बेटा कोई हमारे लायक हो तो मुझे बताना, और उन्होंने गाड़ी शहर की तरफ दौड़ा दी। मैंने घर जाकर पैसे गिनती किए
तो पूरे 12 लाख थे। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि ये रकम मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। मैंने इस रकम का जिक्र किसी से नहीं किया घर में और इसे तिजोरी में रख फिर खेतों में चला गया। इतनी बड़ी रकम हाथ लगने पर मैं बहुत खुश था। हम लोग खेतों में काम कर रहे थे कि साहिर और उसके पापा चले आए और दोनों बोले, नवाबजादे, हम दोनों भी एक अर्ज करना चाहते हैं। मैं बोला, जी चाचा बताएं क्या बात है। तो समीर चाचा बोले, बेटा आप तो जानते हो हमारे खेतों में आम की फसल तैयार होने वाली है, तो हम सोच रहे हैं कि आपने आम के खेत बाहर भी तो बेचते हैं, इस बार हमने सोचा है इसे हम खरीद लें। मैं बोला, अंकल जी वो तो ठीक है, मगर इस बार आम का रेट ज़्यादा है, इस बार 4,50,000 इसकी कीमत लगी है। मैंने सोचने का वक्त मांगा है। तो अंकल समीर बोले, बेटा हम उस बागबान से मिलकर ही आ रहे हैं, हमें कीमत का भी मालूम है। मैं बोला, फिर क्या सोचा है अंकल आप लोगों ने? अंकल बोली, चल घर चलकर बात करते हैं और तरबूज की फसल के कुछ पैसे रहते हैं वो भी ले लेना और बैठकर बात भी कर लेते हैं, वहीं बयाना भी कर लेंगे। मैं बोला, आप चले, मैं कुछ देर तक आ जाता हूँ। मैंने कुछ ज़रूरी काम निपटाए तो हम घर आ गए क्योंकि दोपहर के खाने का वक्त हो गया था। हमा बाजी ने आज बिरयानी बनाई थी जिस पर सोहा और एमन हमला कर रही थी। हमा ने मुझे बिरयानी की प्लेट दी और मैं खाने की मेज़ पर बैठकर बिरयानी खाने लगा। मेरे सामने हमा और एमन भी बैठ गईं और वो मेरी प्लेट की तरफ ही देख रही थी और कुछ खुसुर-फुसुर कर रही थी, शायद मस्ती कर रही हूँ। मैंने बातों में मसरूफ़ देखकर एमन की प्लेट से लेग पीस उठा लिया तो वो चिल्ला उठी, बोली, ये क्या बात हुई, लेग पीस वापस दो मुझे। तो मैं बोला, तुम लड़कियां वैसे तो कहती हैं हम चिकन नहीं खाते और सबसे अच्छा पीस खुद खा जाती हैं। तो वो बोली, तुम लड़कों की भी ये बुरी आदत है, जब देखो टांगे उठा लेते हो। सोहा ने एमन को मुक्का मारा और बोली, एमन होश कर। तो एमन बोली, मुर्गी की टांगे बोल रही हूँ यार, तुम लोग अपनी समझ बैठी हो। वो दोनों हंसने लगी और मैं उसे खाते हुए बोला, एमन एक बात कहूँ? तो वो निवाला लेते हुए बोली, जी फरमाइए नवाब साहब। तो मैं बोला, तुम ना लेग पीस ना खाया करो, बल्कि तुम सीने का गोश्त खाया करो। मेरी बात सुनकर हमा और सोहा दोनों हंसने लगी। अब मैं भी खूब हंसा क्योंकि मैंने बरवक्त जवाब दिया था। मैं खाने के बाद हमा से बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। तो वो दरवाजे पर मुझे धीरे से बोली, भाई आज शाम को दूध निकालने में अकेली नहीं जाऊँगी, बल्कि एमन भी तैयार है।